कहानी के पिछले भाग का लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो पिछला भाग सुनना ना भूलें। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय, जय माता दी। अनीशा अपने भाई का मैसेज पढ़ती है, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वह करे तो क्या करे। ऊपर से उसके भाई ने यह भी बोल दिया था कि अभी किसी को कुछ मत बताना, इसीलिए अनीशा किसी को कुछ भी ना बताने का फैसला करती है और अपने रूम में ही रहती है। इधर नताशा जी बार बार अपनी बेटी जानवी को कॉल कर रही है, लेकिन उसका फ़ोन नॉट रीचेबल बता रहा है। वह परेशान होकर जतिन से बोलती है, अरे जतिन, तू जरा अपने फ़ोन से जानवी को कॉल करके देख। आज जानवी से बात नहीं हुई है, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। क्या मम्मी, आप भी ना बिना बात का परेशान रहती हो? दीदी हॉस्टल पहुंचकर मुझसे बात किया था कि वह अच्छे से पहुंच गई है। अभी उसका फ़ोन नहीं लग रहा है, तो इसमें इतना परेशान होने का क्या बात है? पता नहीं बेटा, ना जाने क्यों मुझे कुछ बेचैनी सी लग रही है। मम्मी, रात हो गई है, आप खाना खाकर आराम करो, दीदी खुद आपको कॉल कर लेगी। वह कोई छोटी बच्ची नहीं है जो आप परेशान हो रही है। ठीक है बेटा। और वह खाना खाकर अपने कमरे में चली जाती है। ज्योति के घर में रात का खाना खाने के बाद ज्योति की मम्मी किरण जी ज्योति के कमरे में जाकर बोलती है, ज्योति तू ज़्यादा परेशान ना हो, मैंने तुम्हारे पापा को बोल दिया है कि वह तुम्हें और दीपक को एक बार आपस में मिलकर बात करने दे। अगर तुझे वह लड़का पसंद आएगा तभी हम लोग बात आगे बढ़ाएंगे। मम्मी, मैं सोच रही हूँ कि अब इसकी ज़रूरत नहीं है। आखिर पापा ने मेरे लिए यह सब सोचा है तो अच्छा ही सोचा होगा। अरे नहीं ज्योति, एक बार तुम दीपक से मिलकर तो देख लो। मम्मी, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है किसी से भी मिलने का। अच्छा, तेरे मन को कुछ हुआ है क्या जो तू आज ऐसे बोल रही है? पहले तो तू बहुत बोलती थी कि मैं जिससे भी शादी करूंगी उससे मिलूंगी, अगर पसंद आएगा तभी शादी करूंगी। तो फिर आज क्या हुआ? अपनी मम्मी के मुंह से यह बात सुनकर ज्योति को रोना आ जाता है और वह अपनी मम्मी की गोद में सर रखकर रोने लगती है। अरे क्या हुआ मेरी बच्ची को? तुम रो क्यों रही हो? मम्मी, मैं जिस लड़के से प्यार करती थी, जिसे अपना सब कुछ मानने लगी थी, वह किसी और लड़की को पसंद करता है। बस इसीलिए मैंने ये डिसाइड कर लिया कि पापा जहाँ बोल रहे हैं मैं वहीं शादी कर लूँगी। देखो ज्योति, तुम इसके लिए परेशान ना हो, ऊपर वाला हमेशा सोच समझ कर ही जोड़ी बनाता है। अगर वह लड़का तुझे पसंद नहीं करता है तो हो सकता है तुम्हारी किस्मत में दीपक ही हो, और दीपक तुझे शायद खुद से भी बढ़कर प्यार करे। पता नहीं मम्मी, जो भी होगा देखा जाएगा। और वह मम्मी की गोद में ही सोने लगती है। किरण जी भी उसे थपकी देकर सुलाने लगती है और धीरे धीरे ज्योति सो जाती है। रात के 10 बजे अनीशा के घर का डोरबेल बजता है, तो अनीशा बेचैन होकर बाहर निकलती है और हॉल में सोफे पर बैठ जाती है। सुखवंती जी, अरे रूम से यहाँ आकर क्यों बैठ गई? जाकर दरवाज़ा खोल, देख तो बाहर कौन आया है। संजय जी, मैं देखता हूँ कौन है। और संजय जी जाकर दरवाज़ा खोलते हैं। सामने सुमित जानवी को लेकर खड़ा है। अरे सुमित, तुमने बताया नहीं कि आज ही आने वाले हो, और तुम्हारे साथ ये लड़की कौन है? सुमित का नाम सुनते ही सुखवंती जी और कविता जी भी दरवाजे के पास जाती है। सुखवंती जी, अरे अंदर आओ सुमित बेटा, और तुम्हारे साथ इतनी रात को ये लड़की क्या कर रही है? सुमित सबकी बात सुनता है लेकिन कुछ भी नहीं बोलता। वह चुपचाप जानवी को लेकर अंदर आता है और हॉल में आकर सोफे पर बैठ जाता है। कविता जी, अरे सुमित, तुमने बताया नहीं
यह लड़की कौन है और इतनी रात को तुम्हारे साथ क्यों आई है? मम्मी, यह लड़की जानवी है और मैंने इससे आज ही शादी कर ली है। क्या कहा तुमने? शादी कर ली? जी मम्मी। सुमित के मुंह से यह शादी की बात सुनकर सभी अवाक रह जाती है और किसी के मुंह से कुछ भी नहीं निकलता। अनीशा जानवी को बैठने के लिए बोलती है और जानवी भी वहीं हॉल में बैठ जाती है। सुखवंती जी, यह क्या बोल रहे हो? शादी कर ली? शादी कोई खेल है कि अपने मन से तुमने कर ली? मुझे तो लगता है इस लड़की ने तुझे शादी के लिए भड़काया होगा। आखिर तुझे अच्छी नौकरी जो हो गई है। तुझे तो मैं बचपन से ही जानती हूँ। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि बिना हम लोगों से पूछे इतना बड़ा काम करे। सुखवंती जी जानवी के पास जाकर, ए लड़की, कौन है तू जो मेरे पोते को अपने जाल में फंसा लिया और शादी करके घर भी आ गई? तेरे माँ बाप ने तुझे यही संस्कार दिए हैं क्या? सुन लड़की, मैं नहीं मानती शादी वादी को, और तू किस जाति धर्म की है यह भी नहीं पता। बड़ी आई मेरे पोते से शादी करने वाली। सुमित बेटा, तू परेशान ना हो। तो इस लड़की के माता पिता का फ़ोन मुझे लगा कर दे। अब मैं अभी उन लोगों से बात करती हूँ कि आकर अपनी बेटी को घर ले जाए। दादी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर जानवी की आंखों में आंसू भर आते हैं। वह कुछ भी नहीं बोल पाती। तभी अनीशा 2 गिलास पानी लेकर आती है और अपने भाई और जानवी को देती है। जानवी पानी पीने के लिए अनीशा के हाथ से गिलास लेती है। तभी सुखवंती जी आकर जानवी के हाथ से गिलास ले लेती है और बोलती है, अरे अनीशा, इसे क्यों पानी पिला रही हो? यह लड़की है ही कौन? यह तो रात भर भूखे प्यासे रहेगी, तब तो इसे अकल ठिकाने आएगी। ए लड़की सुन, तू अपना मोबाइल निकाल और अपने माँ बाप को फ़ोन कर और बोल कि जल्दी से आकर तुझे यहाँ से ले जाए। मैं तुझे अपने घर में ज़्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकती। सुमित, अरे दादी, आप जानवी को बेवजह परेशान मत करो। इसमें जानवी की कोई गलती नहीं है। जानवी तो मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी, मैंने ही इससे शादी की है। संजय जी, इस लड़की के कारण तुम अपनी दादी को भी जवाब दोगे क्या? सुनो सुमित, माँ बिल्कुल सही बोल रही है। जिस तरह से तुम इस लड़की को लेकर घर आया है, उसी तरह से सुबह जाकर इसे इसके घर पहुंचा दो, या फिर इसके माँ बाप को बोलो कि आकर इसे ले जाए, वरना यह बात मोहल्ले में फैल जाएगी और हमारी बदनामी होगी। हम लोग कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। कविता जी आंसू बहाते हुए, यह तुमने क्या किया सुमित? हमारे सारे अरमानों को तोड़ दिया। सुखवंती जी, अरे कविता, तुम तो चुप ही रहो। तुम्ही ने सारे बच्चों को सर पर चढ़ा रखा है। यहाँ पढ़ेगा वहाँ पढ़ेगा के चक्कर में देख लिया ना परिणाम। मैं बोलती थी कि हमारा पोता यहीं रहकर पढ़ेगा, लेकिन तुझे ही शौक चढ़ा था शहर में भेजकर पढ़ाई करवाने का। अब देख लिया इसका नतीजा, नौकरी के साथ साथ पत्नी भी ले आया। दादी, जब से भैया आए हैं लगातार सब लोग बोले जा रहे हैं, उनकी बात भी तो सुन लो कि वे क्या बोलना चाहते हैं। आखिर भैया ने कुछ सोच समझ कर ही शादी की होगी। सुखवंती जी, देखो अनीशा, तुम इस घर की बेटी हो तो बेटी की तरह ही रहो। इस तरह बड़ों के बीच में बोलना तुम्हें शोभा नहीं देता। हमने तुम्हें ऐसे संस्कार नहीं दिए हैं इस लड़की की तरह। देखो इस लड़की को कैसे मुंह उठाकर हमारे साथ घर चली आई। इसने यह भी नहीं सोचा होगा कि इसके माँ बाप पर क्या बीत रही होगी। दादी के द्वारा बार बार अपनी मम्मी पापा के बारे में इस तरह बोले जाने पर जानवी रोने लगती है। सुमित से बोलती है, सुमित, मैं तुम्हें मना कर रही थी ना कि मैं अभी ऐसे शादी नहीं करूँगी, लेकिन तुम्हें बहुत शौक चढ़ा था ना शादी करने का, वह तुमने पूरा कर लिया। अब देखो तुम्हारे घर में सब कैसे मुझे सुना रही है, यहाँ तक कि यह मुझे और मेरे मम्मी के साथ साथ मेरे स्वर्गवासी पापा को भी नहीं छोड़ रहे हैं।
अब बताओ सुमित, इसमें मेरे पापा की क्या गलती है? वह तो इस दुनिया में है भी नहीं। यह बोलकर जानवी और जोर जोर से रोने लगती है। यह सब देख अनिशा को बहुत बुरा लगता है। वह जानवी को लेकर अपने कमरे में चली जाती है। सुमित अपनी दादी और पापा से, देखिए आप लोग, इस तरह से जानवी से कुछ नहीं बोलिए। वह एक इज्जतदार परिवार की लड़की है। उसके पापा अब इस दुनिया में नहीं है और उसकी मम्मी अभी यहीं कॉलेज में लेक्चरर है, जिसमें अपनी अनीशा भी पढ़ती है और उनकी वहाँ बहुत ही इज्जत है। अगर आप लोगों ने मिलकर जानवी को ज़्यादा परेशान किया तो मैं जानवी को लेकर यहाँ से हमेशा के लिए चला जाऊँगा और फिर कभी वापस आप लोगों के पास नहीं पहुँचूँगा। अब आप लोग सोच लीजिए कि आप लोगों को मैं प्यारा हूँ या फिर ये आस पड़ोस वाले, जिनके डर से आप इस तरह बोल रहे हैं। यह बोलकर सुमित भी गुस्से में वहाँ से उठकर अपने कमरे में चला जाता है और जानवी बेचारी रोते रोते अनीशा के कमरे में सो जाती है। लेकिन सुमित के मम्मी पापा और दादी, इन तीनों की आंखों में नींद नहीं थी। वे तीनों वही हॉल में बैठकर आपस में विचार विमर्श कर रहे थे कि आखिर क्या किया जाए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, मतलब जानवी भी यहाँ से चली जाए और समाज में उनकी बदनामी भी ना हो। लेकिन सबको डर था कि अगर जानवी को वो अपनी बहू नहीं मानते हैं तो सुमित कहीं उन लोगों को छोड़कर हमेशा के लिए ना चला जाए। इसीलिए तीनों मिलकर यह फैसला करते हैं कि अगर जानवी की मम्मी यहीं रहती है तो क्यों ना उन्हें बुलाकर जानवी को उनके घर भिजवा दिया जाए और कुछ दिनों के बाद हम लोग अपने तरीके से दोनों की शादी करवा दें। सुबह सुबह जब घर में सभी सोकर उठते हैं तो कविता जी सुमित और जानवी दोनों को चाय नाश्ता देती है और दादी भी इस बात के लिए कोई रोक टोक नहीं करती है। दोनों के नाश्ता करने के बाद संजय जी सुमित से बोलते हैं, देखो बेटा, हम लोग जानवी को अपनी बहू बनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन कोई भी काम तरीके से होना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा लगता है। संजय जी के मुंह से यह बात सुनकर जानवी को थोड़ी सी राहत मिलती है। वह कुछ बोलती नहीं है। पापा, आप कहना क्या चाहते हो? हम लोगों ने मिलकर यह फैसला किया है कि तुम जानवी की मम्मी को अभी यहाँ बुला लो। हम लोग उनसे भी राय विचार लेकर जानवी को उनके घर भिजवा देते हैं और फिर दोनों परिवार वालों की मर्जी से हम लोग तुम दोनों की शादी सबके सामने करवा देंगे। सुमित और जानवी को भी यह बात सही लगती है और इस बात से खुश होकर सुमित से पहले जानवी ही अपनी मम्मी को फ़ोन करती है। उस समय नताशा जी घर से कॉलेज जाने के लिए निकल ही रही होती है कि जानवी का फ़ोन देखती है। खुश होकर जैसे ही वह फ़ोन रिसीव करती है, जानवी उन्हें बोलती है, मम्मी, मैं तुम्हें इसी शहर का ही एक लोकेशन भेजती हूँ, तुम उस लोकेशन पर अभी चली आओ। मुझे तुमसे कुछ अर्जेंट काम है। लेकिन जानवी, तुम तो हॉस्टल में हो ना। मम्मी, आप पहले यहाँ पहुँचिए, तब मैं आपको सारी बातें बताती हूँ। और हाँ, जतिन को भी अपने साथ लेकर आना। यह बोलकर जानवी फ़ोन रख देती है और अपनी मम्मी को सुमित के घर का लोकेशन सेंड कर देती है। नताशा जी लोकेशन देखती है। वह मन ही मन सोचती है कि यह कैसे हो सकता है। जानवी तो अपने हॉस्टल गई थी, अभी अभी मुझे इसी शहर में क्यों बुला रही है। यह सोच वह जतिन को आवाज़ देती है, अरे जतिन बेटा, जरा इधर आना। और जतिन के आते ही वह सारी बातें जतिन को बता देती है कि जानवी ने हम दोनों को इस लोकेशन पर अभी अर्जेंटली बुलाया है। जतिन अपनी मम्मी के फ़ोन में लोकेशन देखता है और मम्मी के साथ उस लोकेशन पर जाने के लिए निकल पड़ता है। इधर अनीशा के फ़ोन पर जे नाम के लड़के का मैसेज आता है कि अनीशा, तुम मेरे बारे में जानना चाहती हो ना, तो ठीक है, मैं तुमसे कल मिलना चाहता हूँ। तुम बताओ कहाँ मिलना सही रहेगा।
अनीशा मैसेज पढ़ती है लेकिन उसे कोई भी रिप्लाई करने का मन नहीं करता है, क्योंकि घर में पहले से ही तमाशे हो रहे थे। अब ऐसे में उसे किसी अनजान लड़के से मिलना कुछ ठीक नहीं लगा। इधर ज्योति कॉलेज पहुंचती है तो देखती है कि ना तो आज अनीशा आई है और ना ही जतिन। उन दोनों को ना देखकर उसके दिमाग में सबसे पहले यही बात आती है कि कहीं दोनों बाहर मिलने तो नहीं गए हैं। यही सोचकर वह ना तो अनीशा को फ़ोन करती है और ना ही जतिन को। ज्योति को वैसे भी पढ़ाई में मन नहीं लगता था और आज उसके दोनों दोस्त गायब थे, इसीलिए वह 1-2 दिन क्लास अटेंड करके वापस घर को चली आती है। किरण जी, क्या हुआ ज्योति, तुम तो बड़ी जल्दी कॉलेज से आ गई हो। हाँ, आज कॉलेज में मेरे दोस्त अनीशा और जतिन दोनों में से कोई नहीं आए थे और आप तो जानती हो मुझे अनीशा के बिना कॉलेज में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैं घर चली आई। ओके, कोई नहीं, अब घर चली आई हो तो तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। क्या बताओ, तुम्हारे पापा ने विराज अंकल से बात की। उन्होंने बताया कि उनका बेटा दीपक 2 दिन बाद किसी काम से इंडिया आने ही वाला है, तो तुम्हारे लिए अच्छा है तुम उससे मिल लेना। ज्योति मुंह बनाते हुए, ठीक है मम्मी, देखा जाएगा, पहले उसे आने तो दो। इधर ज्योति ने नताशा जी जानवी के भेजे हुए लोकेशन पर पहुंचते हैं और डोरबेल बजाते हैं। कविता जी दरवाजा खोलती है और उन दोनों को देखकर अंदर आने को बोलती है, क्योंकि वह समझ जाती है कि ये जानवी के मम्मी और भाई होंगे। नताशा जी जतिन के साथ अंदर आती है और डाइनिंग हॉल में बैठती है। वहाँ पहले से सुखवंती जी और संजय जी बैठी हुई है। कविता जी सभी के लिए नाश्ता लाने चली जाती है, तभी वहाँ सुमित और जानवी और अनीसा आती है। जानवी को देख नताशा जी खड़ी हो जाती है और बोलती है, जानवी तुम यहाँ क्या कर रही हो और ये लोग कौन हैं? और जतिन अनीशा को देख हैरान था कि उसकी जानवी दीदी अनीशा के घर में क्या कर रही है। जतिन, अनीशा ये तुम्हारा घर है और मेरी दीदी तुम्हारे घर में क्या कर रही है? नताशा जी और जतिन को परेशान देख संजय जी बोलती है, अरे आप लोग आराम से बैठिए, सब बातें पता चल जाएगी। संजय जी की बातें सुनकर नताशा जी और जतिन बैठ जाते हैं। तभी कविता जी सबके लिए चाय नाश्ता लाती है और सभी को देती है और फिर सुमित और जानवी मिलकर नताशा जी को सारी बातें बता देते हैं। सारी बातें सुनकर नताशा जी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आखिर जिस बेटी को उन्होंने इतने प्यार से पाला पोसा और भरोसा करके पढ़ने भेजा, वह आगे जाकर अपनी माँ का ऐसा भरोसा तोड़ेगी, ऐसा उन्होंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। हमेशा से शांत रहने वाली नताशा जी को आज इतना दुख पहुंचता है कि वह बोलती है, जानवी तुझे जो करना था वह कर लिया, अब मेरी भी सुन लो। आज से तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। तुम समझ लेना कि तुम्हारे पापा के साथ साथ तुम्हारी मम्मी भी मर गई। उन्होंने इस तरह गुस्से में देख कविता जी नताशा जी को समझाती है और उन लोगों ने जो प्लान किया था उसके बारे में बताती है। आप लोग जानवी को अपने घर ले जाइए और फिर हम लोग मिलकर दोनों बच्चों की शादी करवा देंगे। हमारे लिए हमारी बेटी मर चुकी है, अब वह मेरे घर कभी नहीं आ सकती है। यह बोलकर नताशा जी जतिन को साथ लेकर वहाँ से निकल जाती है। अपनी मम्मी का यह हाल देख जतिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। उसे लगता है कि उसकी जानवी दीदी ऐसा नहीं कर सकती, जरूर उस सुमित ने दीदी को भड़काया होगा और वह गुस्से में फैसला कर लेता है कि जिस तरह सुमित ने उसकी दीदी को उससे दूर कर दिया, उसी तरह वह भी उसकी प्यारी बहन अनीशा को उन लोगों से हमेशा के लिए दूर कर देगा। अब उसके दिल में अनीशा के लिए कोई प्यार नहीं था, थी तो सिर्फ बदले की भावना। जानवी अपनी मम्मी के इस तरह बोले जाने पर बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुकी थी। आज उसे यह एहसास हो रहा था कि उसने सुमित की बात मानकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। लेकिन एक कहावत है ना, अब पछताए क्या होत, जब चिड़िया चुग गई खेत। सुमित के घर के लोग भी नताशा जी के चले जाने से परेशान थे, क्योंकि उनका प्लान जो फेल हो चुका था। सुखवंती जी, अब एक ही उपाय है, इन दोनों की शादी आज
आस पड़ोस वाले को बुलाकर सबके सामने मंदिर में करवा देते हैं। लेकिन दादी, हमारी शादी मंदिर में हो चुकी है, फिर से करने की क्या जरूरत है? तुमने जो शादी की उसे हम लोगों ने तो नहीं देखा, इसीलिए तुम लोगों की शादी हम लोग और कुछ आसपास वालों के सामने होगी, और वह भी आज शाम में ही होगी। कविता, शादी की तैयारी करो। दादी की इस दरिया दिली वाली बात से कविता जी और अनीशा खुश हो जाती है। दादी 2-4 मोहल्ले वालों को फोन करके मंदिर बुला लेती है और शाम को तय समय पर सभी मंदिर पहुंचते हैं और वहां सभी के सामने दोनों की शादी एक बार फिर से हो जाती है। दोनों सभी को प्रणाम करते हैं और सभी उन्हें आशीर्वाद देते हैं। निर्मला आंटी सुखवंती जी को बोलती है, अरे चाची जी, आप तो सुमित की शादी के लिए लड़की देखने की जिम्मेदारी मुझे दी थी, फिर ये अचानक से पोते की मंदिर में शादी कैसे करवा दी? सुखवंती जी तो जैसे जवाब सोचकर ही रखी हुई थी। तुरंत बोलती है, अब क्या करें निर्मला, आजकल के बच्चे हैं, बाहर पढ़ रहे थे, दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे तो हम लोगों ने मिलकर दोनों की शादी करवा दी। तुम अपने बेटे सब पर ध्यान दो, एक तो घर में ना जाने क्या पड़ता रहता है और दूसरा विदेश में रहता है, कहीं ऐसा ना हो कि विदेश में रहते रहते तुम्हारा बेटा वहाँ कब का शादी कर चुका हो और तुझे पता भी ना हो। निर्मला आंटी, अरे चाची जी, आप कैसी बात कर रही है? हमारे बच्चे बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। बड़े बेटे को पहले नौकरी लग जाए तब तो शादी का सोचूंगी, और छोटा बेटा विदेश में रहकर भी बिल्कुल शरीफ है, और उसके पापा ने तो उसकी शादी प्रिंसिपल की बेटी ज्योति से फिक्स भी कर दी है। आपकी पोती अनीशा को तो सब पता ही होगा, उसी की दोस्त जो है। अच्छी बात है जो छोटे बेटे की शादी फिक्स कर ली, लेकिन अपने बड़े बेटे के बारे में भी सोचना। उससे भला कौन लड़की शादी करना चाहेगी जिसे कोई नौकरी ही ना मिल रही हो? यह सुन निर्मला आंटी का मुंह बन जाता है और वह चुपचाप वहां से चली जाती है, और सुखवंती जी मन ही मन खुद को जीता हुआ मानकर चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान बिखेरती है। शादी संपन्न करके सभी घर पहुंचते हैं। सुमित के भाई मोहित और अंकित भी वहीं से अपने भाई को बधाइयां देते हैं। अनीशा अपने भाई भाभी को शादी की भाभी के फर्स्ट नाइट के लिए फूलों रेड रोज से बेड सजाती है और जानवी को ले जाकर बैठा देती है, लेकिन जानवी के आंसू शायद किसी को नहीं दिखते। रात को सुमित जब खुश होकर अपने कमरे में जाता है तो जानवी को रोते हुए देखता है। अरे जानवी, क्या हुआ तुझे? तुम क्यों रो रही हो? अब तो हमारी शादी सबके सामने हो गई है ना, सभी खुश भी है, तो फिर तुम क्यों रो रही हो? सुमित, सभी खुश कहाँ हैं? सिर्फ तुम्हारे घर वाले खुश हैं, वह भी तुम्हारी खुशी के कारण। और मेरे घर वालों का सोचो, मेरी मम्मी ने तो मुझसे हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ लिया, तो मैं कैसे ना रोऊं? जानवी, तुम देखना, एक दिन तुम्हारी मम्मी भी हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेगी, और इसी छोटी सी बात के लिए हम अपनी फर्स्ट नाइट क्यों बर्बाद करें? सुमित, तुम कैसी बातें कर रहे हो? यहाँ मैं रो रो कर परेशान हूँ कि मेरी मम्मी मुझसे रिश्ता तोड़कर चली गई और तुम्हें फर्स्ट नाइट बनाने की सूझ रही है। जानवी के इस बात से सुमित को भी गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से में सोफे पर जाकर सो जाता है। सुबह सुबह अनीशा जब सोकर उठती है तो ज्योति का कॉल आता है। वह कॉल रिसीव करती है तो उधर से ज्योति बोलती है, हाय अनीशा, कैसी हो? सुनने में आया है कि तुम्हारे भैया सुमित ने नताशा मैम की बेटी जानवी से शादी कर ली। हाँ ज्योति, कल शाम में ही दोनों की शादी मंदिर में हुई है। लेकिन तुझे कैसे पता चला? कहीं जतिन ने तो नहीं बताया? नहीं अनीशा, मेरी जतिन से कोई बात नहीं हुई। कल शायद नताशा मैम ने पापा से लीव के लिए फ़ोन पर बात की थी और उन्होंने ही सारी बातें पापा को बताई, और पापा ने मुझे अभी अभी सारी बातें बताई। अच्छा चलो ये सब बातें छोड़ो, अब यह बताओ आज कॉलेज आ रही हो क्या? नहीं, मैं आज कॉलेज नहीं आ रही, कल से मैं आऊँगी। आज घर में शादी के बाद वाली कुछ रस्में होगी,
इसीलिए दादी मुझे आज कॉलेज जाने नहीं देगी। ठीक है, तब तो मैं भी आज कॉलेज नहीं जाऊंगी। यह बोलकर ज्योति फोन रख देती है। आज पूरे दिन अनीशा के घर में दादी और मम्मी मिलकर उसके भैया भाभी की शादी के बाद की रस्में पूरी करवाते हैं। सुमित और जानवी के बीच दिन भर कोई बात नहीं होती है और जानवी पूरा दिन दुखी ही रहती है। रात को सुमित फिर से जानवी को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन जानवी को पता नहीं क्या हो गया था। वह सुमित की बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। अनीशा जब सोने रूम में जाती है तब उसके फ़ोन पर फिर से जे नाम के लड़के का मैसेज आता है। सुनो अनीशा, आज तो तुम घर की रस्मों में बिजी थी, लेकिन कल 2 बजे तुम कॉलेज से सीधे पार्क में आकर मुझसे मिलना। मैं तुम्हारा वेट करूँगा। और सुनो, तुम अकेले ही आना, किसी को साथ लेकर मत आना। और अगर तुम नहीं आओगी तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, यह तुम अच्छे से जानती हो। अनीशा को मैसेज पढ़कर थोड़ी सी घबराहट होती है, लेकिन फिर भी वह किसी से कुछ भी नहीं बोलती। अगले दिन अनीशा, ज्योति और जतिन तीनों कॉलेज पहुंचते हैं। जतिन अनीशा से कोई बात नहीं करता है। वह ज्योति के पास जाता है और बोलता है, सुनो ज्योति। हाँ बोलो जतिन। यह लो अपना बर्थडे गिफ्ट। अरे जतिन, अब इसकी क्या जरूरत थी? ज्योति, यह गिफ्ट मैं तेरे लिए तेरे बर्थडे के दिन ही खरीदी थी, तब से यह रखा ही हुआ था, प्लीज रख लो। ज्योति गिफ्ट ले लेती है और ओके थैंक्स बोलकर गिफ्ट को रख लेती है। अनीशा जतिन और ज्योति को यह बात करते देखती है तो सोचती है यह अच्छा मौका है, दोनों अभी बिजी हैं, मैं पार्क में जाकर उस लड़के से मिल लेती हूँ, आखिर पता तो चले कि वह है कौन। अगर मैं ये बात ज्योति और जतिन को बताऊंगी तो ये दोनों भी मेरे साथ चलने को तैयार हो जाएंगे और उसने मुझे अकेले बुलाया है, इसीलिए मुझे अकेले ही जाना चाहिए। यह सोच अनीशा कॉलेज से पार्क के लिए निकल जाती है और इन दोनों को पता भी नहीं चलता है। कुछ देर बाद अनीशा पार्क पहुंच गई, क्योंकि कॉलेज से पार्क की दूरी ज़्यादा नहीं थी। अनीशा पार्क पहुंचकर उस लड़के को मैसेज करती है, मैं पार्क आ चुकी हूँ, तुम कहाँ हो? अनीशा के फ़ोन पर तुरंत मैसेज आता है, हाँ अनीशा, मैं तुझे देख रहा हूँ, तुम वहीं बेंच पर बैठो, मैं बस अभी आया। और 2 मिनट बाद ही अनीशा के बगल में एक लड़का आकर बैठ जाता है। अनीशा पलटकर उसे देखती है तो हैरान रह जाती है, क्योंकि वह लड़का कोई और नहीं, विराज अंकल और निर्मला आंटी का बड़ा बेटा चिराग था। उसे प्यार से सभी जय कहकर बुलाती हैं। अरे जय, आप यहाँ क्या कर रहे हो? अनीशा, मैं तुझसे ही मिलने आया हूँ। क्या वह लड़का आप ही हो जो मुझे मैसेज करता था? हाँ अनीशा, वह लड़का मैं ही हूँ। अनीशा ने जब चिराग से यह बात सुनी कि आज तक उसे वही मैसेज करता आ रहा था, तो अनीशा को ऐसा लगा जैसे उसके सपनों की दुनिया उजड़ गई हो, क्योंकि अनीशा को मन ही मन मैसेज करने वाले लड़के से प्यार हो गया था और उसे लग रहा था कि वह लड़का बिल्कुल उसके सपनों के राजकुमार जैसा होगा। सपनों का राजकुमार मतलब अच्छी पर्सनैलिटी, अट्रैक्टिव चेहरा और अच्छी जोर। यही तो आजकल की अधिकांश लड़कियां चाहती है और यही अनीशा भी चाहती थी। अनीशा, क्या हुआ तुझे, कहाँ खो गई? चिराग जी, आपको नहीं लगता कि आप ये सही नहीं कर रहे हो? मुझे तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि यह काम आप कर रहे होंगे, वरना मैं आपसे मिलने कभी नहीं आती। इसका मतलब तुम्हें मुझे देखकर अफसोस हो रहा है? देखिए, अगर आपने मुझे परेशान करने की कोशिश की तो मैं अपने घर में सभी को यह बात बता दूंगी। चिराग हंसते हुए, तुम मुझे धमकी दे रही हो? देखो अनीशा, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। और सुनो, तुमने अगर अपने घर में मेरे बारे में कुछ भी गलत बताने की कोशिश की तो मेरे पास तुम्हारे और जतिन के एक साथ वाले बहुत सारे फोटोग्राफ्स हैं,
जैसे कि कॉलेज का, रेस्टोरेंट का और ज्योति के घर की पार्टी का। मैं भी वे सारे फोटोग्राफ्स तुम्हारे पापा, दादी और तुम्हारे भाई को दिखा सकता हूँ। लेकिन मैं तो जतिन से नॉर्मल ही बात करती थी, तो वे फोटोग्राफ्स दिखाकर आप क्या साबित कर दोगे? यही कि आपकी अनीशा कॉलेज पढ़ने नहीं जाती, बल्कि लड़कों से बात करने जाती है और उसी लड़के से पार्टी और रेस्टोरेंट में भी मिलती है। अच्छा, तो आप मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हो? नहीं, मैं तुझे बिल्कुल ब्लैकमेल नहीं करना चाहता। मैं तो तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम भी मुझसे इतना ही प्यार करो। प्यार कोई खेल है क्या जो मैं किसी से भी कर लूँगी? अनीशा, तुम्हें मुझसे प्यार करना ही होगा, चाहे जैसे भी करो, और एक दिन मैं तुम्हारे साथ शादी भी करूँगा, ये याद रखना। ऐसा दिन कभी नहीं आएगा कि मेरी शादी आप जैसे इंसान से होगी। क्यों, मुझ में क्या बुराई है? यही ना कि सिर्फ मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मैं तुझे पाने के लिए एक अच्छी सी जॉब भी हासिल कर लूँगा, लेकिन तुम्हें पाकर रहूँगा। और सुनो, आज से अभी से तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे बारे में सोचोगी और मुझसे ही फ़ोन पर बात भी क्या करोगी। किसी और लड़के के बारे में ना तो तुम सोचोगी और ना ही फ़ोन से बात करोगी। इस बात को अच्छे से याद रखना कि तुम सिर्फ मेरी हो। इसी के साथ चिराग उर्फ जय वहाँ से जाने के लिए उठकर खड़ा होता है। अनीशा भी अपना बैग लेकर खड़ी होती है। तभी अचानक से चिराग पीछे मुड़ता है और अनीशा को हक करते हुए उसके होठों पर किस करने लगता है। और यह सब इतनी जल्दी होता है कि अनीशा को कुछ समझ नहीं आता। लेकिन अनीशा को परेशान होते देख चिराग उसके होठों को छोड़ देता है और उसके कान के पास जाकर धीरे से बोलता है, सुनो, अभी इधर कोई भी हम लोगों को नहीं देख रहा था, इसीलिए मैंने तुझे किस कर लिया। अब इस किस को याद करके तुम मुझे याद करती रहोगी। यह बोल वह अनीशा को छोड़ देता है और सीधे वहां से निकल जाता है। अनीशा को कुछ समझ नहीं आता है, तो वह फिर से वहीं बेंच पर बैठ जाती है। इधर ज्योति अनीशा को खोज रही थी। सुनो जतिन, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि अनीशा मुझे बिना बताए कॉलेज से कहीं भी गई हो, तो फिर यह आज कहाँ चली गई? अरे किसी कोने में पड़ रही होगी, ठीक से जाकर देख लो। जतिन, मैंने हर जगह देख लिया है, मुझे अनीशा कहीं नहीं मिली। ये सुनकर जतिन को भी अनीशा की चिंता होने लगती है। अपनी दीदी के कारण भले ही जतिन अनीशा से नफरत करने लगता है, लेकिन दिल के किसी एक कोने में वह अनीशा के लिए प्यार बचाकर रखा ही हुआ था। अगर अनीशा नहीं मिल रही है तो तुम उसे कॉल कर लो। तुझे क्या लगता है मैंने उसे कॉल नहीं किया? मैं तब से उसे 4 बार फ़ोन कर चुकी हूँ, लेकिन वह कॉल रिसीव नहीं कर रही है। ओके, तुम अनीशा का मोबाइल नंबर मुझे दो, मैं अपने फ़ोन से करके देखता हूँ। जतिन ज्योति से अनीशा का कॉन्टैक्ट नंबर लेता है और उसी टाइम उसे फ़ोन लगाता है। इस बार अनीशा के फ़ोन पर जैसे ही रिंगटोन बजती है, उसका ध्यान टूटता है और वह बैग से मोबाइल निकालती है। लेकिन अपने फ़ोन पर नया नंबर देख उसे लगता है कि जरूर ये चिराग का कॉल होगा। वह गुस्से में फ़ोन रिसीव करके बोलती है, चिराग, आप समझते क्या हो अपने आप को? आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? अरे अनीशा, तुम कहाँ हो और किससे बात कर रही हो? मैं जतिन हूँ, ना कि चिराग। अनीशा जतिन की आवाज़ सुनकर शांत हो जाती है और बोलती है, मैं बस कॉलेज आ ही रही हूँ। और थोड़ी ही देर में अनीशा कॉलेज पहुँच जाती है। अनीशा जैसे ही कॉलेज पहुँचती है, उसे गेट के पास ही ज्योति और जतिन मिल जाती है। अनीशा, तू कहाँ गई थी? और तू मेरा फ़ोन भी नहीं रिसीव कर रही थी? कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही मन नहीं लग रहा था, तो पार्क में टहलने चली गई थी। जतिन अनीशा को घूरते हुए पार्क में टहलने गई थी या किसी से मिलने गई थी? मैं कुछ भी करने गई थी, इससे तुझे क्या? जतिन गुस्सा होकर, तुम कुछ भी करो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारे भाई ने मेरी दीदी की जिंदगी बर्बाद कर दी,
इसीलिए मुझे तुमसे नफरत है अनीशा। जतिन के मुंह से यह बात सुनकर अनीशा और ज्योति दोनों हैरान रह जाती है। जतिन, उसके भाई ने अगर तुम्हारी बहन से शादी की तो तुम्हारी बहन भी इसके भाई को पसंद करती होगी ना? बिल्कुल नहीं, मेरी दीदी की पसंद ऐसी हो ही नहीं सकती। हम लोग तो उसकी शादी अच्छे खानदान में करवाते और इसके भाई के कारण ही आज मेरी मम्मी की यह हालत है। ना तो वह ठीक से खाना खा रही है और ना ही कॉलेज जा रही है। इन सब के पीछे इसी का भाई है। देखो समीर, तुम्हें जो भी बुरा भला कहना है मुझे कह लो, लेकिन मेरे भाई को इस तरह मत बोलो। मेरा भाई मेरे घर के लिए मसीहा है, सबों की जान बसती है उसमें। और अगर वे दोनों खुद शादी करके यहाँ आए हैं तो फिर शादी में दोनों की मर्जी होगी ना कि अकेले मेरे भाई की। यह बोलकर अनीशा उन दोनों को छोड़कर वहां से घर के लिए निकल जाती है। अनीशा के घर सामने सुमित जाह्नवी से, देखो जाह्नवी, तुम इतना क्यों दुखी हो रही हो? तुम देखना, एक दिन तुम्हारी मम्मी हम लोगों के इस रिश्ते को जरूर एक्सेप्ट करेगी। यार प्लीज तुम खुश रहा करो। आखिर मैंने यह शादी हम दोनों की खुशी के लिए ही तो की है। तुझे इस तरह परेशान और दुखी देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तुम ही बताओ मैं क्या करूं तुम्हारे लिए? क्या तुम सचमुच मेरे लिए कुछ कर सकते हो? बिल्कुल जाह्नवी, मैं तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो ठीक है, तुम मुझे वापस हॉस्टल भेज दो। मुझे अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी है, बस इतनी सी बात। ठीक है, अगर तुम वहाँ जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आखिर मैंने भी तो आज अपनी नौकरी ज्वाइन कर ली है। तुम्हारा भी हक है अपना करियर बनाने का। तो फिर ठीक है, मेरी कल की टिकट बना दो। मैं कल ही यहाँ से जाना चाहती हूँ। कल ही क्यों, 2-4 दिन के बाद चली जाना। सुमित, मैंने बोल दिया ना, मुझे कल ही जाना है तो कल ही जाना है। ओके मेरी जान, तुम जैसा बोलोगी वैसा ही होगा। मैं तुम्हारे लिए कल का टिकट देखता हूँ। सुमित जाह्नवी के जाने के लिए फ्लाइट के टिकट देखने लगता है और टिकट बुक भी कर देता है। जाह्नवी, तुम्हारी टिकट बुक हो गई है, अब तुम कल आराम से चली जाना। थैंक यू सुमित, लेकिन इसके साथ साथ तुम्हें एक काम और भी करना होगा। अब क्या करूं मैं? मेरे जाने के बारे में तुम ही अपनी फैमिली वालों से बात करोगे। आगे की कहानी में क्या होने वाला है? क्या जाह्नवी सुमित को अपना पाएगी? जानने के लिए अगला भाग सुनना ना भूले। क्या जतिन अनीशा से बदला लेगा? क्या चिराग उर्फ जय अनीशा से शादी कर पाएगा? क्या अनीशा चिराग उर्फ जय को अपनाएगी? क्या होने वाला है आगे के एपिसोड में? देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे कहानी के अगले भाग में। धन्यवाद दोस्तों।